हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। पूरी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आप लोगों के साथ है। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा चैनल है जो आप लोगों को एक आधा सब्जेक्ट नहीं, कंप्लीट सब्जेक्ट्स वो भी 100% फ्री कोर्स दे रहा है। और सिर्फ इंग्लिश मीडियम नहीं, इसके साथ में हिंदी मीडियम भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हिंदी हो, संस्कृत हो, कंप्यूटर्स हो, चाहे सोशल स्टडीज हो, इसके साथ में चाहे पीसीएम के सब्जेक्ट हो, चाहे बायोलॉजी हो, सारे कंप्लीट सब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे आपको ईजिली अवेलेबल है, इजीली एसेसेबल है, और वो भी टॉप फैकल्टीज के द्वारा। तो 9th और 10th क्लास स्टूडेंट्स, आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, हम होंगे कामयाब। इसी के साथ में पूरी मैग्नेट ब्रेन्स टीम आप लोगों के साथ मेहनत करने को तैयार है। सिर्फ आप लोगों को चैनल के साथ बने रहना है, अपना प्यार बना के रखना है। तो अकेला एक ऐसा चैनल जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड भी कर रहा है, प्रॉपर तरीके से हेल्प भी कर रहा है, दोनों लैंग्वेजेस में, चाहे इंग्लिश हो और हिंदी हो, और कंप्लीट सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ऐसा एकदम नहीं है कि आपको एक दो वीडियोस दिखा के तीसरे वीडियो से आपसे किसी तरह का चार्जेस की डिमांड की जाए, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो 10th क्लास स्टूडेंट्स, अगर आप लोग स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के एमसीक्यू आते हैं, तो वो एमसीक्यूज वैरायटीज के साथ हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं। तो इस वीडियो में एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए 10th क्लास स्टूडेंट्स, और ये क्या है, तो ये है आप लोगों के लिए चैप्टर कंस्ट्रक्शन। एक बहुत अच्छा, एक बहुत सिंपल चैप्टर, एक बहुत छोटा सा चैप्टर, और सिर्फ यहां पर आपने 2 से 3 कंसेप्ट के बारे में पढ़ा है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर हैं और नहीं है अगर, तो जाइए पहले तो आप वन शॉट रिविजन की तैयारी करिए, और अगर आपके पास समय है तो पूरे वीडियो को वॉच करिए। तो प्रिंस सर ने कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ाया है, वन शॉट रिवीजन मेरे द्वारा, मतलब आपके अपने अभिषेक सर द्वारा आपको दिया गया है। वन शॉट रिवीजन के अंदर मैंने कंप्लीट छोटी छोटी बातों को कवर किया है, ठीक है। 1 घंटे 1.5 घंटे की छोटी सी वीडियो वहां पे अवेलेबल है। इसके बाद मैं आया हूं आप लोगों के सामने एमसीक्यूज लेके। तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर से बहुत सिंपल एमसीक्यूज आते हैं। सिर्फ 3 कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक तो लाइन का डिवाइड कैसे करते हैं रेशियो में, सिमिलर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, और एक सर्कल के लिए टेंजेंट कैसे बनाते हैं। सिर्फ ये 3 कंसेप्ट इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं, वीडियो ऑलरेडी बनके रेडी है। चलिए शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज में पहले सवाल की। तो पहला सवाल इस चैप्टर नंबर 11 में 10th क्लास की बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा, मतलब क्या सवाल आ सकता है एमसीक्यूज के अंदर, कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। सिंपल सा सवाल क्या कह रहा है, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ए बी। अगर मुझे कोई लाइन सेगमेंट दी है तो पहला ही चीज आप लोगों के सामने है। वो पहली चीज क्या है, मान लीजिए आपके सामने कोई लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट को आपको इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो यस, ये कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है कि लाइन सेगमेंट को रेशियो में कैसे डिवाइड किया जाता है। यहां पे हम लोग एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं, वही आपको बोला भी है। देखिएगा, m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, क्लियरली बोला है कि ये जो रेशियो में हमें डिवाइड करना है, m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ड्रॉ अ रे ax टू दैट एंगल bx इज एन एक्यूट एंगल। तो ये चीज आपको पता है, जब भी किसी लाइन को हमें रेशियो में डिवाइड करना है तो हम यहां पर उस लाइन का नामकरण कर देते हैं। यहां पे मैं बोल देता हूं ये है लाइन a एंड b, और जब भी मैं a और b लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना होता है तो यहां पे मैं एक ax रे बनाता हूं जो कि एक एक्यूट एंगल बनता है। तो ये एक एक्यूट एंगल बनके रेडी होता है आप लोगों के सामने, जिसको हम लोग ax बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, ड्रॉ अ रे ax टू दैट एंगल BAX। तो देखो आपको एक एंगल दिख रहा है, कौन सा एंगल है, ये एंगल है BAX is an acute angle and the mark point on ray AX at equal distances। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जिस भी रेशियो में हमें डिवाइड करना है तो वो रेशियो हम लोग ऊपर लिख लेते हैं m/n, और इसी के सामने हम लोग लिखते हैं m+n। हम ये देखते हैं कि दोनों का ऐड करने के बाद जो भी सम टोटल आया, ठीक है, जैसे मान लो इसका सम टोटल आया y, तो y नंबर ऑफ हम लोग इक्वल पार्ट्स यहाँ पे मार्क कर देंगे। यही होता है। तो यही यहाँ पे भी बोला जा रहा है, एंड द मार्क पॉइंट ऑन रे ax एट इक्वल डिस्टेंसेस सच दैट द मिनिमम नंबर ऑफ दिस पॉइंट्स इज। तो मिनिमम कितने पॉइंट होने चाहिए इस लाइन पे, ये बराबर होने चाहिए m+n के। मतलब जितना रेशियो में हमें डिवाइड करना है, m/n रेशियो दिया है, इसका मतलब m+n कर दो।
तो m प्लस n करने के बाद जो नंबर ऑफ पार्ट्स आएंगे उतने मिनिमम आपको यहाँ पे मार्किंग करने हैं। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो ऑप्शंस में मुझे इन्होंने बोला है ग्रेटर ऑफ m एंड n। पहले ऑप्शन में क्या बोला है? ग्रेटर ऑफ m एंड n। ये कब यूज होता है? ये तब यूज होता है जब ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अभी तो हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन करना ही नहीं है, हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है? हमें लाइन को डिवाइड करना है रेशियो में। तो यहां पे अगर आप देखें तो बी ऑप्शन मुझे दिख रहा है, m प्लस n। मेरा जवाब होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है। क्लियर है ये बात? चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं क्या इसका आंसर बी है। तो यस, इसका जवाब देखिए m प्लस n होता है। ये चीज इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस एकदम आ सकते हैं। इनिशियल 5 क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हैं, वो देख लेते हैं। टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 5:7। मान लो मुझे किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है और वो लाइन सेगमेंट का नाम हमें दिया है ए बी और रेशियो हमें दिया है 5:7। तो ये मान लो ये कोई लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है ए एंड बी, और अगर मुझे इसको डिवाइड करना है तो यहां पे मैं एक एक्यूट एंगल बनाऊंगा जिसको हम AX बोलेंगे। फर्स्ट अ रे AX is drawn so that angle BAX, so that an angle BAX is an acute angle। तो यस, ये एक एक्यूट एंगल है। अब and then the equal distances points are marked on the ray AX such that the minimum number of this point, कितने मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे? ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही थी, चलिए ऐसे हम कर देते हैं। क्लियर है? तो यहां पर AX के ऊपर मिनिमम कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे? जो 5:7 मुझे दिया है, पीछे अभी मैंने बताया कि 5 + 7 कर दो, तो 5 + 7 होता है आपका 12। क्लियर है? तो 12 नंबर ऑफ यहां पे छोटे छोटे इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स आप मार्क कर देते हैं और लास्ट पॉइंट को आप बी से ज्वाइन करा देते हैं। ये चीज आप लोगों को याद आ गई होगी। तो यहां पे 12 नंबर ऑफ मिनिमम 12 स्मॉल पार्ट्स, यहां पे इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स की मार्किंग होनी चाहिए। मैं कहूंगा इसका जवाब है डी ऑप्शन। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कोशिश करते हैं कि हम कवर करें इस वीडियो में। तो चलिए यहां पे देखिएगा ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे आया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 2 क्वेश्चन यहां पे आप देख चुके हैं, किस प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखना, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:5। कोई लाइन सेगमेंट दी है जिसको मुझे 3:5 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे? देखना, ये एक एक्यूट एंगल बनाते हैं हम यहां पर। तो ये एक एक्यूट एंगल हो गया, लाइन का नाम है ए बी। चलिए जल्दी कमेंट बॉक्स में बताते जाओ। टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:5। अगर मुझे इसको 3:5 में करना है तो इस लाइन के ऊपर AX के ऊपर मैं 8 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स लूंगा, 8 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स लूंगा। First array AX is drawn so that angle BX is an acute angle and then equal distances points are marked on the ray AX such that the minimum number of these points is 8। कितने होने चाहिए? 3 + 5 होने चाहिए। तो 3 + 5 मतलब मिनिमम 8 यहां पे इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स होने चाहिए। मैं कहूंगा इसका आंसर है ए ऑप्शन। तो इनिशियल 3 क्वेश्चन एक जैसे आपको दिखे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए। एकदम सिमिलर क्वेश्चन था और इसी प्रकार के सिंपल छोटे क्वेश्चन अगर फ्रेम होते हैं एमसीक्यू में कंस्ट्रक्शन चैप्टर से, तो यही क्वेश्चंस हैं जो वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है। तो इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4th सवाल क्या है? टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 4:5। मान लो मेरे सामने एक लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट का नाम है ए एंड बी, और अगर मुझे इसको रेशियो में बांटना है, कौन सा रेशियो? 4:5 का रेशियो दिया है। तो मैं 4 + 5 करूंगा और 4 + 5 करने पे 9 आएगा। तो मैं 9 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में इसको डिवाइड करूंगा। फर्स्ट अ रे AX इज ड्रॉन मेकिंग एंगल BAX, ठीक है, एन एक्यूट एंगल, एंड देन द पॉइंट्स A1 A2 A3 आर मार्क्ड। यस, कितने यहां पे मार्किंग होगी? A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। यहां पे हम मार्किंग कैसे करेंगे? ये A1 पॉइंट है, ये A2 पॉइंट है, ये A3 पॉइंट है, A4 A5 A6 A7 A8 A9, ये है A9। तो यही हमारा लास्ट पॉइंट होगा जिसको हम B से ज्वाइन करा देंगे,
ठीक है, एट इक्वल डिस्टेंसेस मार्क्ड ऑन द रे AX एंड द पॉइंट B इज जॉइंट टू। तो पॉइंट B किससे जॉइंट होगा? ये जॉइन होगा A9 पॉइंट से। जो 9th पॉइंट आएगा उसका नाम होगा A9 और लास्ट जो B पॉइंट है वो A9 से जॉइन होगा। तो मैं कहूंगा यहां पे C ऑप्शन A9 हमारा जवाब है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन मेरा जवाब है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और चेक करते हैं। तो यस, यहां पे देखिए 4th क्वेश्चन का ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन के सामने ही है। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे कि क्या आ सकते हैं। ये 5th क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी बाय द पॉइंट पी फ्रॉम ए इन द फॉलोइंग फिगर। वैरायटी चेंज हो गई, सवाल सेम है, वैरायटी चेंज हो गई। इसमें क्या बोला है कि मान लो मुझे एक लाइन को डिवाइड कर दिया, आपके सामने ड्राइंग है, सब कुछ है, किस रेशियो में किया? अभी तक क्या आ रहा था? आपको रेशियो दिया था, m/n दिया था और आपको लाइन को डिवाइड करना था, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे। अब आपको ड्राइंग दी हुई है, आपको ऑलरेडी सारे डिवीजन करके दिखाए हैं, सबका नामकरण किया हुआ है, आपको सिर्फ ये बताना है कि किस रेशियो में किया। तो आ जाइए उल्टा चलते हैं सवाल में। देखिए, जब भी हम किसी लाइन को डिवाइड करते हैं तो उसको m/n हमें क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है, और हम क्या करते हैं m+n कर देते हैं। तो एक जो वैल्यू आती है उतने नंबर ऑफ पार्ट्स हम लोग इस लाइन के ऊपर, एक्यूट एंगल की जो लाइन होती है उसके ऊपर मार्क कर देते हैं। तो देखो A1 मार्क किया, A2 किया, A3 किया, A4 किया, A5 किया, मार्किंग की। तो इसका मतलब 5 पार्ट किए, इसका मतलब ये जो y की वैल्यू आई होगी, जो सम टोटल आया होगा, ये 5 आया होगा। ये चीज इन्होंने बोला है। तो ये टोटल आया 5, किसी दो चीजों का रेशियो का सम, ठीक है। तो जो रेशियो था उन दोनों वैल्यूज का सम, पॉजिटिव इंटीजर्स का सम 5 आया होगा, इसलिए हमने 5 नंबर ऑफ पार्ट्स किए और लास्ट A5 को हमने B से ज्वाइन करा दिया। ऐसे ही था। अब हम लोग कैसे करते हैं कि भाई जो भी इसमें वैल्यू दी रहती है, जैसे यहां पे दिया है, मान लो मुझे 5:2 या 2:5, सॉरी, मान लो मुझे एक लाइन को 2:5 के रेशियो में अगर बांटना है तो मैं क्या करता हूं? तो 2:5 के रेशियो में बांटने के लिए पहले तो मैं 5 + 2 करता हूं, 7 आता है। इस लाइन को मैं 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, ये 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट पॉइंट को मैं लास्ट पॉइंट से मीट करा देता हूं। उसके बाद 2:5 बोला है, तो पहला टुकड़ा 2 है, कितना है? 2 है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, 1 और 2 से ही पैरेलल लाइन बना दूंगा इसके पैरेलल, और मैं कहूंगा कि ये लाइन जो है ये 2:5 के पार्ट में डिवाइड हो गई। तो यहां पे समझना, A से लेके ये जो पॉइंट है A3 तक, ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल में, इसका मतलब कितने इक्वल पार्ट्स मैंने कवर किए? 1 2 3। तो यहां पे जो रेशियो बना होगा वो बना होगा 3:1 और 2। तो 3:2 का रेशियो मेरा जवाब होगा कि दिया हुआ सवाल में जो रेशियो 3:2 होगा, इस कारण ऐसा ड्राइंग बना है। उल्टा चला मैं, तो यहां पे मेरा जवाब होना चाहिए 3:2, मतलब बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी है। क्लियर है? थोड़ा सा मैंने समझाया क्योंकि वैरायटी अलग थी। क्लियर? और ये जो चीज है, ये कंस्ट्रक्शन देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि हमने एक लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड किया है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। सवाल का आंसर भी देखिए बी ऑप्शन ही आया, 3:2। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन वैरायटी के साथ, पहले 3 क्वेश्चन एक ही वैरायटी, 3 या 4 क्वेश्चन, 5वां वैरायटी चेंज हो गई, क्वेश्चन सेम था, ठीक है, लाइन सेगमेंट वाला ही सवाल था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या बोल रहा है? टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 4:7। ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम ए एंड बी है, और इसको मुझे किस रेशियो में डिवाइड करना है? 4:7 के रेशियो में। अरे AX इज ड्रॉन, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक एक्यूट एंगल बनाते हैं। AX is drawn such that angle BAX is an acute angle and the point A1, A2, A3 are marked, ठीक है, at equal distances। तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे? पहले तो 4 + 7 कर दीजिए, तो ये आता है 4 + 7 करने पे 11, ठीक है। तो 4 + 7 करने पे क्योंकि 11 आता है, तो यहाँ पे 11 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 और ये रहा आपका 11। लास्ट पॉइंट आपका आएगा 11। 2 मिनट होल्ड करिएगा। चलिए, ये पॉइंट आ गया 11। तो ये जो लास्ट पॉइंट आया है 11, इसको हम B से मीट करा देंगे और इसको हम बोलेंगे A11। ठीक है, अब क्या बोला है, लोकेटेड एट द इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द रे AX एंड द पॉइंट B इज जॉइंट टू, और पॉइंट B किससे जॉइंट हुआ, ये जॉइंट होगा A11 पॉइंट से। तो मैं कहूंगा इसका आंसर है B ऑप्शन। बहुत आसान। ठीक है, 6 क्वेश्चन तक आप लोगों ने देखा क्या वैरायटी आपके सामने आ सकती है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है B A11। देखिएगा, क्लियर है ऑप्शन। ठीक है, ग्रीन टिक भी हमारा वहीं आ गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या बोल रहा है, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 5:6। मान लो मेरे सामने कोई लाइन सेगमेंट है AB। ठीक है, ये रहा A और ये रहा B। अब मुझे इसको डिवाइड करना है किस रेशियो में, 5:6। 5:6 लिख दिया यहां पर। चलिए आगे हमें क्या बोला, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 5:6, ड्रॉ अ रे AX सच दैट एंगल BAX इज एन एक्यूट एंगल, देन ड्रॉ अ रे BY। अब देखो यहां पे 2 रे हम लोगों को ड्रॉ करने को क्योंकि बोला है, तो ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे थे, हम ये करते हुए आ रहे थे कि अगर हमें 5:6 के रेशियो में करना है तो इस केस में हम 5+6 कर रहे थे, m+n कर रहे थे। ये m:n का रेशियो दिया था, जो कि हम कहते हैं 5:6, ये होता है आपका 11। तो हम सिर्फ नीचे कंस्ट्रक्शन करते हैं और यहां से लाइन को डिवाइड करते हैं। लेकिन ये जो मेथड दिया है ना, ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। तो ऑल्टरनेटिव मेथड आप लोगों को क्या सिखाया गया है कि अगर किसी लाइन को आपको डिवाइड करना है, ये लाइन का नाम अगर A और B है और आपको अगर रेशियो m:n दिया है, तो आप m वाला पार्ट पूरा नीचे ड्रॉ करोगे और n वाला पार्ट पूरा ऊपर ड्रॉ करोगे। कैसे, इस चीज को देखना। हम A से एक एक्यूट एंगल बनाएंगे और इसके पैरेलल में ऊपर एक रे हम बनाते हैं जो इसके पैरेलल में रहती है। ठीक है, ऊपर एक एक्यूट एंगल, नीचे एक एक्यूट एंगल, और नीचे हम m के बराबर, m कितना दिया है यहाँ पे, मुझे 5 दिया है, तो 5:6 क्योंकि दिया है तो m के बराबर पार्ट्स हम यहाँ पे करेंगे, मतलब 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और ये 5 पार्ट। A5 से इसको हम नाम देंगे A5। ये हो जाएगा A1, A2, A3 और A4 और A5। यहां से हम A5 को B से ज्वाइन कर देंगे। ये चीज हमने सीखी हुई है। ठीक है, अब ये जो n दिया है, n के नंबर ऑफ पार्ट्स जो बराबर है, हम इक्वल नंबर ऑफ पार्ट, जितने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स हमने जो नीचे डिवीजन लिया यही हम अगर ऊपर लेते हैं, तो यहां पे आप देखिएगा, यहां पे हमें ये जो रे इसके पैरेलल में ऊपर की तरफ बनी है, ठीक है, इसको 6 इक्वल पार्ट्स में करना है। तो n नंबर ऑफ पार्ट्स यहां पर रहेंगे। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट और ये 6 पार्ट, और इसको हम नाम देंगे B1, B2, B3 और B4, B5 और B6। ये B6 हो जाएगा और इस रे को हम नाम दे देंगे Y और इस रे को हम नाम दे देंगे X। यहां से जो B6 है, तो ये B पे जो हमने ज्वाइन किया, ये B पे नहीं ज्वाइन होगा। एक्चुअल में ये कहां ज्वाइन होगा, ये B6 और A5 को हम आपस में ज्वाइन करवा देते हैं। तो B6 और A5 जब आपस में ज्वाइन करता है तो ये जो पॉइंट आता है, हम कहते हैं कि ये इस रेशियो में डिवाइड हो गई है लाइन। किस रेशियो में, 5:6 के रेशियो में। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन है, एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जो कि आपको सिखाया गया है। और यहां पे अगर आप देखें तो यही पूरा कंस्ट्रक्शन लिखा है, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 5:6, ड्रॉ रे AX सच दैट एंगल BAX इज एन एक्यूट एंगल, BAX नीचे की तरफ, देन ड्रॉ अ रे BY पैरेलल टू AX। AX के पैरेलल में यहां पे BY बनाइए, at the BY parallel to AX and the points A1, A2, A3 and B1, B2, B3 are located to the equal distances on the ray AX and BY respectively. Then the points joined are, आपने कौन कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, तो आपने B6 और A5, तो हम कहेंगे A5 B6 पॉइंट को हमने ज्वाइन किया है। तो A5 B6 ये हमें ऑप्शन नंबर A दिख रहा है यहाँ पर। तो A5 एंड B6, A6 एंड B5 ये गलत है, A4 एंड B5 ये गलत है, A5 एंड B4 ये गलत है। हम A5 और B6 को ज्वाइन करेंगे। A
ये रेशियो रहता है तुम्हारा किन दो पॉइंट्स को, ऑल्टरनेटिव मेथड कहता है ए एम एंड बी एन को ज्वाइन करो, और m/n क्या था, तो m/n था A5 एंड B6, इस तरीके से हमारा जवाब होगा। तो हमने वही ज्वाइन किया, A5 एंड B6 को हमने ज्वाइन कर दिया, और इस पॉइंट को हम कहेंगे ये पॉइंट जो है इस लाइन को 5:6 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जवाब हमारा ए है इस क्वेश्चन का। तो आंसर चेक कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ग्रीन टिक भी हमारा ए ऑप्शन पे ही आया। इस प्रकार से आप यहां तक 7 क्वेश्चंस को कर चुके हो। मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 6:7। अगर कोई लाइन दी है और इसका नाम है ए बी, और मुझे अगर इसको डिवाइड करना है 6:7 के रेशियो में, मतलब m/n के रेशियो में, अ रे ए एक्स इज ड्रॉन फर्स्ट। सबसे पहले हम ए एक्स रे बनाएंगे, तो ये हमने बना दी, ठीक है। such that angle BAX is an acute angle and then points A1, A2, A3 are located equal distances on the ray AX। तो जब हमें AX के ऊपर ये पॉइंट्स लोकेट करने हैं तो इसका सम टोटल हम करते हैं m+n करते हैं, मतलब 6 + 7 जब हम करेंगे तो ये आएगा 13, मतलब यहाँ पे 13 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आएंगे। तो लास्ट पॉइंट जो आएगा वो आएगा A13, ठीक है। लोकेटेड इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द रे AX एंड द पॉइंट B इज ज्वाइंट विथ, और पॉइंट B को हम किससे ज्वाइन करेंगे, ये हम A13 से ज्वाइन करेंगे। तो A13 इसका आंसर B ऑप्शन होगा। क्लियर है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, पहले वाले जो हमने 5 क्वेश्चन किए उसके जैसा ये 8th क्वेश्चन आ गया था, तो वैरायटी वही थी। चलिए यहाँ पे आंसर है हमारा A13, तो B ऑप्शन हमारा टिक भी आ गया। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक 8 क्वेश्चन को कर चुके हो। मूव करते हैं 9th क्वेश्चन। छोटी सी वीडियो है, अच्छी सी वीडियो है, बने रहो। वैरायटी आपके सामने मिल रही है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैं सब कोशिश कर रहा हूं कि पूरा कवर करूं। आगे देखना, इन द गिवन फिगर फाइंड द रेशियो व्हेन P डिवाइड्स AB इंटरनली। अच्छा, वो ये जो फिगर दिया है इसमें आप मुझे बताओ कि पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो अभी इससे पहले, मतलब 7th क्वेश्चन में अभी हमने किया था ऊपर नीचे का कंस्ट्रक्शन, इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मेथड में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंस्ट्रक्शन दोनों तरफ होता है। तो ए से यहां पे एक्चुअली नीचे की तरफ बनता है, इन्होंने ऊपर की तरफ बनाया, ऐसा भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ए से ऊपर की तरफ किया तो हमारा जो रेशियो होता है वो होता है, जब ऑल्टरनेटिव मेथड का यूज करते हैं तो ऑल्टरनेटिव मेथड कहता है AM एंड BN को ज्वाइन करना है। AM एंड BN को ज्वाइन करना है, इसका मतलब m/n का अगर रेशियो दिया है तो A लाइन के ऊपर AM की वैल्यू यहां पर हमें A3 दिख रही है, मतलब M की वैल्यू हमें 3 दिख रही है, और N की वैल्यू N की वैल्यू B4 दिख रही है। तो हम कहेंगे 3:4 के रेशियो में ये पॉइंट P जो है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 3:4 के रेशियो में, ठीक है। तो इन्होंने ऊपर से ए का कंस्ट्रक्शन जो नीचे मैंने उसमें बताया था, इन्होंने ऊपर किया है, कोई बात नहीं। हमेशा याद रखना है, अगर ये ऑल्टरनेटिव मेथड का ऊपर नीचे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी लाइन को ऐसे डिवाइड किया जा रहा है, तो इसके लिए हम AM एंड BN को ज्वाइन करते हैं। तो ये दो मेथड लाइन को किस तरीके से रेशियो में डिवाइड किया जाता है ये आपको वन शॉट में भी सिखाया गया और मेन लेक्चर में भी सिखाया गया है। तो यहां पर हम कहेंगे रेशियो है 3:4, मतलब डी ऑप्शन। तो 3:4, देखो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 4:3 भी तो दिया था। तो 4:3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए लाइन के ऊपर जो पॉइंट है जिससे तुमने लाइन ज्वाइन की है बी पॉइंट वाली लाइन पे, तो वो ए वाली लाइन AM कहलाती है और BN कहलाती है। m/n का रेशियो रहता है और 3:4 यहां से जवाब आया। तो m की वैल्यू जो है वो 3 है और n की वैल्यू जो है वो 4 है, इसलिए मेरा जवाब 3:4 है, ये नहीं है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी ऑप्शन, ये रहा आप लोगों के सामने ग्रीन टिक। तो ये देखिए ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे आ गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से 9 क्वेश्चन हम यहाँ पे देख चुके हैं। 10th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग रेशियोज अ लाइन सेगमेंट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू अ रेशियो इनटू ए रेशियो। अब ए के लिए इन्होंने जो रेशियो बनाया है वो ये बनाया है। तो ये एक अलग वैरायटी, एक बहुत अच्छी वैरायटी स्कूल एग्जाम में घुमाने के लिए ये क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। आपको लगेगा बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, आराम से इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। देखना, अगर मैं पहले रेशियो की बात करूं, यहां पे हमें दिया √5:1/√5। क्या इस
केस में मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं? तो यस हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका रेशियो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखना, रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा √5 अपॉन 1/√5, और √5 अपॉन 1/√5 को अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाता है √5 मल्टीप्लाइड विथ √5/1। क्लियर है ये चीज? ये जो नीचे का रेशियो है सामने आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, और √5 इंटू √5 ये चीज आपको आंसर देगी 5/1, मतलब मेरा रेशियो आएगा 5:1। तो 5:1 में हम इस लाइन को डिवाइड कर सकते हैं। ये कह रहा है इसमें से ऐसा कौन सा रेशियो है जो नहीं कर सकता, कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू दिस रेशियो। तो ए तो कर सकता है भाई, ठीक है। आ जाते हैं बी ऑप्शन की तरफ। तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है? बी ऑप्शन कह रहा है 1/√5 इज टू 1/√5। सेम तरीका अगर मैं अपनाऊं तो 1/√5 मल्टीप्लाइड विथ ये हो जाएगा √5/1, और √5 से √5 कट जाएगा, रेशियो आएगा 1:1। तो देखो 1:1 में भी हम लाइन को डिवाइड कर सकते हैं। तो ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है। आ जाते हैं डी ऑप्शन पे। अगर डी ऑप्शन आप देखो तो डी ऑप्शन आपको क्या दिया है? 1/5:1, और 1/5:1 का मतलब क्या? तो 1/5:1 का मतलब है 1:5। क्लियर है? कैसे आया सर? तो भाई सिंप्लीफाई अगर करोगे तो 1:5 आएगा, आराम से एक लाइन डिवाइड हो सकती है इस रेशियो के अंदर। ठीक है, अब डी भी कर सकता है। तो मेरा जवाब क्या है? सी। सी नहीं कर पाएगा लाइन को डिवाइड। तो यहां पे अगर मैं इसको चेक करूं तो देखना 2/√5 ये दिया है आपको, और इस 2 का साइन दिया है, उसके बाद में इन्होंने दिया हुआ है √5 अपॉन √2। तो ये सिंप्लीफाई होके बनेगा क्या? ये बनेगा 2/√5 मल्टीप्लाइड विथ √2/√5, और जब √5 से मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में तो 5 आ जाएगा, लेकिन ऊपर 2√2 आएगा। तो ये लाइन का डिवाइड करना नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इस कारण मैं कहूंगा सी इस क्वेश्चन के लिए जवाब है। सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू दिस रेशियो। क्लियर है? तो यहां पे आंसर हमारा सी होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी। यस, ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे ही आया। तो इस प्रकार से बहुत बढ़िया 10 क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी आप लोगों ने यहां पे देखा। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो 11th क्वेश्चन कह रहा है टू ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अगर मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाने हैं किसी सर्कल के लिए, तो ये सर्कल है और आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करना सीखा हुआ है। तो अगर मुझे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, टू ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री पे एक दूसरे पे इंक्लाइंड हैं तो ये एंगल यहां पे बन रहा है। इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ दोस टू रेडियाई। ये इसके एंड पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर मीट कर रहे हो, ये इसका सेंटर है। तो ये कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ दोस टू रेडियाई ऑफ द सर्कल। ऑफ द सर्कल मतलब इस दो सर्कल के दो रेडियस, ये रहे वो दो रेडियस। ठीक है, द एंगल बिटवीन देम शुड बी। तो इन दो रेडियस के बीच वाला एंगल क्या होना चाहिए? तो इन दो रेडियस के बीच का एंगल यहां पे क्या होना चाहिए? तो अगर आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट P है, तो मैं कह सकता हूं सर्कल चैप्टर और कंस्ट्रक्शन चैप्टर का कॉम्बिनेशन आपके सामने एक MCQ है। इस प्रकार का प्यारा क्वेश्चन आ सकता है। आंसर आप लोग दे दोगे। क्या आंसर है? देखो पॉइंट P बनाना है, ये है A और ये है पॉइंट B और सेंटर है O। तो आपको पता है रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन होगा। और AOBP अगर आप देखो AOBP ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब 60 और 180 में से अगर मैं 60 को माइनस कर दूं तो ये एंगल AOB आपके सामने आ जाएगा, AOB, और ये आएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आंसर है, AOB शुड बी 120 डिग्री। तो यहां पे आप देखो 120 डिग्री ये दिया है आपको डी ऑप्शन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डी। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों ने 11 क्वेश्चन किया। आंसर चेक कर लेते हैं। तो यहां पे 11th क्वेश्चन का आंसर भी ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन के सामने आया।
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12th क्वेश्चन कह रहा है अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, तो यहां पे अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle of radius 3.5 centimeter. A pair of tangents can be constructed from the point P to a circle of radius 3.5 centimeter. पहला स्टेटमेंट तो ये कह रहा है अगर मुझे किसी पॉइंट से टेंजेंट बनाना है, ठीक है, अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, टेंजेंट्स मतलब दो टेंजेंट, ठीक है, अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस क्या है? 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। वो पॉइंट P कहां पर है? वो सर्कल से 3 सेंटीमीटर बाहर है, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, तो सेंटर से 3 सेंटीमीटर, सर्कल का सेंटर, तो रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। समझना क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है और सिंपल सा स्टेटमेंट है, कई बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कह रहे हैं दो टेंजेंट एक पॉइंट P से बन सकते हैं अगर ये पॉइंट P सर्कल के सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो सर्कल से अगर मैं 3 सेंटीमीटर की दूरी पे आऊंगा तो ये अंदर ही आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सर्कल का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ज्यादा है, तो रेडियस ज्यादा मतलब सर्कल के अंदर ही पॉइंट P लाया करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है टेंजेंट बनाना। यहां पे टेंजेंट नहीं, यहां पे ये यहां पे कॉर्ड बन जाएगी या सीकेंट बन जाएगा, आप ऐसा बोल लीजिए, लेकिन यहां पर आपका टेंजेंट बनाना पॉसिबल नहीं है। ये जो स्टेटमेंट दिया है गलत दिया है, मैं कहूंगा इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए, नहीं हो सकता पॉइंट P, क्योंकि सर्कल के अंदर लाई करेगा, तो जब भी सर्कल के अंदर पॉइंट लाई करता है वहां से टेंजेंट नहीं बन सकता, बाहर लाई करेगा वहां से टेंजेंट बनाना आसान है। तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी ऑप्शन फॉल्स है। देख लेते हैं, तो यस देखिए बी स्टेटमेंट पे हमारा फॉल्स भी आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर फॉल्स, ये स्टेटमेंट पूरा जो दिया हुआ था ये गलत था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, क्या बोल रहा है, अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू अ सर्कल, ठीक है, इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 170 डिग्री, अगर वो एक दूसरे पे 170 डिग्री पे इंक्लाइंड हैं, तो 170 डिग्री पे अगर इंक्लाइंड है तो ऐसा तो डायग्राम नहीं दिखने वाला, डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ये सर्कल है और पॉइंट बहुत करीब हो जाएगा, बहुत करीब हो जाएगा, मतलब इस तरीके से टेंजेंट बनेगा, ठीक है, बन सकता है, क्योंकि जब हमने टेंजेंट बनाना सर्कल में सीखा था तब हमने ये सीखा था कि 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक सर्कल का जो टेंजेंट है वो 180 डिग्री से छोटा होगा अगर पेयर बनाना है, ठीक है, और नहीं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी 180 डिग्री, तो 0 डिग्री से छोटा नहीं, 0 डिग्री से बड़ा बना सकते हैं, 180 डिग्री से छोटा आराम से बन सकता है, तो 170 डिग्री दिया है, तो मैं कहूंगा स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 13 को हम करते हैं क्लियर और आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो यहां तक आप लोगों ने 13 क्वेश्चन कर लिए हैं। मूव करते हैं और वैरायटी की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल क्या है वो देखना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, तो ये कह रहा है टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:7। अगर कोई लाइन है जिसका नाम ए बी है, तो लाइन सेगमेंट है आपके पास ए बी, तो इसको अगर आपको रेशियो में करना है 3:7, तो फर्स्ट ड्रॉ अ रे AX इज ड्रॉन सो दैट द एंगल BAX इज एन एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे देखिएगा ये रही आपकी लाइन सेगमेंट, इसको मैं नाम दे देता हूँ A, इसको मैं नाम दे देता हूँ B, ठीक है। अब मुझे इसको रेशियो में बांटना है 3:7 में, ठीक है, और BAX ये एक एक्यूट एंगल मैं बनाऊंगा, ठीक है, is an acute angle and then at equal distances point are marked on the ray AX। AX के ऊपर equal distance पे मैं point mark करूंगा। तो आप बताइए कि minimum number of पॉइंट्स कितने होने चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस तो हम करते हुए आ रहे हैं कि जिस रेशियो में आपको दिया है, अगर m/n का रेशियो दिया है और किसी लाइन सेगमेंट को अगर आपको डिवाइड करना है, तो इस केस में आपको m+n करके देखना है, और m+n करने पे मतलब 3+7 करने पे ये आंसर, क्योंकि मेरा 10 आ रहा है, तो मैं BAX को मैं
बेसिकली कितने पॉइंट्स में इक्वल नंबर ऑफ डिस्टेंस A10 तक मार्किंग करूंगा। तो इस तरीके से मुझे मार्किंग करते हुए चलना है, A1, A2, A3, A4 अप टू A10 तक मुझे मार्किंग करना है। यही आपसे पूछा है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स मार्क करने हैं, तो ये है 10। तो इसका आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी आएगा। और ये क्वेश्चंस अभी तक हम इतने सारे सिमिलर वो ही करते हुए आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये बी ऑप्शन पे ग्रीन टिक भी आ गया आप लोगों के सामने। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15th क्वेश्चन कह रहा है टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 4:5, फर्स्ट अ रे AX is drawn such that the angle BAX is an acute angle, and then the points A1, A2, A3 are located at the equal distances on the ray AX, and the point B is joined to। सिमिलर क्वेश्चन, वही सारे क्वेश्चन है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। तो ये है आपकी लाइन सेगमेंट AB, और AB को अगर आपको रेशियो गिवन स्केल फैक्टर में करना है तो यहाँ पे एक आपका एक्यूट एंगल बनेगा जहां पे आपको X मार्किंग करनी है, और इसके ऊपर आपको M+N के बराबर पॉइंट्स को मार्किंग करनी है। अब गिवन स्केल फैक्टर क्या है? ये है 4:5। तो इसका मतलब ये आपको दिया है M/N का रेशियो। आप क्या करेंगे, यहाँ पे M+N करके देखेंगे। तो ये 4+5 करने पे क्योंकि 9 आ रहा है तो हम यहाँ पर A9 तक मार्किंग करते हुए चलेंगे। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 एंड A9। और हम A9 को B से ज्वाइन कर देंगे। तो लास्ट पॉइंट जो होता है उसको हमें B से ज्वाइन करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे A9 B से ज्वाइन होगा। तो मेरा आंसर यहाँ पे D ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी ऑप्शन। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी ऑप्शन ही आ रहा है। इस प्रकार से आपने यहां तक कर लिए हैं 15 क्वेश्चन। वैरायटी एक जैसी ही चल रही है अभी तक। लाइन की डिवीजन और सर्कल के कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, मतलब टेंजेंट वाले। टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 4:5, और ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड का क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है कि गिवन फैक्टर M/N जो आपको दिया है ये दिया है 4:5। ऑल्टरनेटिव मेथड का यूज करना है। तो ऑल्टरनेटिव मेथड का एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अभी हम पीछे करके आए हैं। ये एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ऑल्टरनेटिव मेथड क्या कहता है? मान लो कोई भी लाइन हमें दी है और इस लाइन का नाम है AB, तो हम एक एक्यूट एंगल नीचे बनाएंगे और इसी के पैरेलल में एक एक्यूट एंगल ऊपर बनेगा। तो ये वाली जो लाइन है जिसको मैं AX बोलूंगा और ये जो लाइन है BY, ये एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है, ये है ऑल्टरनेटिव मेथड। और यहाँ पे वही बोला है कि ड्रॉ अ रे BY पैरेलल टू AX एंड द पॉइंट A1, A2, A3, B1, B2, B3 आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंसेस। तो ये चीज अब आपको समझ आ रही है कि AX के ऊपर मार्किंग कैसे करनी है और BY के ऊपर मार्किंग कैसे करनी है। कैसे करनी है? क्योंकि हमें 4:5 दिया है तो हम पहला वाला जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर को हमेशा AX के ऊपर हम लेंगे। तो AX के ऊपर न्यूमरेटर मतलब उतने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे। ये होगा A1, ये होगा A2, ये होगा A3 और ये होगा A4। और BY के ऊपर हम n नंबर ऑफ, n मतलब जो n की वैल्यू दी है, मतलब जो डिनोमिनेटर दिया है, डिनोमिनेटर के बराबर यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो ये इक्वल डिस्टेंसेस पे B1, B2, B3, B4 एंड B5। तो ये B5 तक हमने ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? इसके बाद हमें क्या करना है? तो इसके बाद हमें B5 से A4 को ज्वाइन कराना है। इतना आसान है। तो आप देखेंगे 4:5 के रेशियो में ये पॉइंट P ने AB को डिवाइड कर दिया। तो ये एक तरीका होता है ऑल्टरनेटिव मेथड। एक इस तरीके से भी हम गिवन लाइन को रेशियो में स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमसे पूछा था देन द पॉइंट्स जॉइंट आर। कौन कौन से पॉइंट ज्वाइन करवाए हैं? तो हमने A4 और B5 को ज्वाइन करवाया है। तो A4 एंड B5 हम कहेंगे आंसर इसका C ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर C होगा। क्लियर है? बोर्ड कर देते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस ग्रीन टिक भी हमारा C ऑप्शन पे ही आया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17th क्वेश्चन क्या है?
ये कह रहा है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। अब देखो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आ गया, तो एक एमसीक्यू ट्राइंगल से भी अपन देख लेते हैं, ये एक डिफरेंट वेराइटी है। क्या कह रहा है? टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल ABC विथ इट्स साइड्स 2/5 of the corresponding sides of triangle ABC, first draw a ray BX। तो हमें ये चीज पता है कि सबसे पहले इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम एक BX रे बनाते हैं, ठीक है। तो हमें एक ड्रॉ अ रे BX बनानी है, तो यहां पे हम नाम दे देते हैं B एंड X, ठीक है। तो ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट X। अब ये क्या बोल रहा है? सच दैट द एंगल CBX इज एन एक्यूट एंगल। इस तरीके से बनाइए कि जो CBX है ये एक एक्यूट एंगल होगा। चलिए, तो CBX ये मान लीजिए ये मुझे एक ट्राइंगल ABC का एक साइड दिया है BC, ठीक है, और मैं BX बनाऊंगा, ये जो है ये एक एक्यूट एंगल है, ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड X लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू BC। BC के रिस्पेक्ट में बात करूं तो A पॉइंट यहां पे और A के अपोजिट साइड पे X है यहां पर, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है। विथ रिस्पेक्ट टू BC देन लोकेट द पॉइंट B1 B2 B3 ऑन BX। हमें BX के ऊपर पॉइंट्स देखने, कौन से पॉइंट्स? B1 B2 B3 B4 B5, ये सारे पॉइंट्स देखने। BX एट इक्वल डिस्टेंसेज एंड नेक्स्ट स्टेप इज टू ज्वाइन। और उसके बाद का स्टेप क्या है? तो बात को समझना, जो तुम्हें गिवन स्केल फैक्टर है ये तुम्हें दिया है 2/5। तो हम जब भी सिमिलर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इस समय बड़ी वैल्यू देखते हैं, वो चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, उससे मतलब नहीं, हमें बड़ी वैल्यू देखनी है। उसमें ग्रेटर वैल्यू जो है, तो ग्रेटर वैल्यू क्योंकि 5 है, तो ग्रेटर वैल्यू क्योंकि 5 है तो हम 5 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो B1 B2 B3 B4 एंड B5। तो ये रहा आपका B1 B2 B3 B4 एंड B5। और हम क्या करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है, हम B5 से C को मीट कराते हैं। तो B5 से C को मीट कराएंगे। तो B5 से जब C को मीट कराएंगे तो यहां पे यही हमसे पूछा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो हम B5 से C को मीट करा देंगे, ये हमारी नेक्स्ट स्टेप है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है ये C ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं बोर्ड क्लियर और आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर C ऑप्शन है। इस प्रकार से 17 क्वेश्चन, एक डिफरेंट वैरायटी ट्राइंगल आपके सामने आ गया। चलिए, एक ट्राइंगल का और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है? टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल ABC विथ इट्स साइड्स 2/5। सिमिलर जो पीछे था वही यहाँ पे भी स्केल फैक्टर दिया है। ऑफ द corresponding sides of triangle ABC, first draw a ray BX such that the angle CBX is an acute angle। ये वही कंस्ट्रक्शन बोल रहा है जो अभी मैंने पीछे बताया। क्या बोल रहा है? सबसे पहले हम एक रे BX लेंगे, ठीक है, और CBX, तो ये है हमारा पॉइंट C, ठीक है, और A के अपोजिट में X है, ठीक है, और फैक्टर हमें दिया है 2/5। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 इक्वल पार्ट्स में। ये रहा आपका 5 इक्वल पार्ट्स, B1 B2 B3 B4 और B5। ये कैसे किया? जो बड़ी वैल्यू है, तो गिवन स्केल फैक्टर में जो बड़ी वैल्यू है 2/5 दिया था, बड़ी वैल्यू क्योंकि B5 है 5 है, तो हमने BX को B5 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। and X lies on the opposite side of A with respect to BC. The minimum number of points to be located at equal distance on the ray BX. BX के ऊपर मिनिमम कितने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आपको देखने हैं? तो ये आपको देखने हैं 5, यही आपका आंसर है 5। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स इज 5। मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है B ऑप्शन। चलिए, बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर और देखते हैं। तो यस, यहाँ पे हमारा जो ग्रीन टिक आया है ये भी हमारा B ऑप्शन पे ही हमें दिख रहा है। मूव करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल ABC with its sides 4/3 of the corresponding sides of triangle ABC. First draw a ray BX such that the angle CBX is an acute angle and X lies on the opposite side of A with respect to BC. The minimum number of points to be located at equal distance on ray BX is।
एकदम सिमिलर क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 18 आपने किया था, सिर्फ 19th में आपको फैक्टर चेंज करके दे दिया, ठीक है, 4/3 बोल दिया, 4/3 न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू है 4, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक रे बनाएंगे, ठीक है, bx, और यहां पे bc हम कोई भी लाइन ले लेते हैं, ठीक है, bx को ये bc हो गया और a पॉइंट इधर कहीं आएगा, तो a पॉइंट के अपोजिट साइड पे bx x पॉइंट है ये बोल रहा है, और bx को आपको मिनिमम कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स में आपको डिवाइड करना है, तो यहां पे क्योंकि फैक्टर दिए 4/3, तो बड़ा नंबर क्योंकि 4 है तो मैं इस bx को 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ये रहे 4 पार्ट्स, b1, b2, b3 एंड b4, क्लियर है, और b4 से मैं c को ज्वाइन कर दूंगा, तो b4 यहां पे 4 इक्वल पार्ट्स आएंगे, यही bx को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में, सच दैट b1 इज इक्वल्स टू b1 b2 विच इज इक्वल्स टू b2 b3 विच इज इक्वल्स टू b3 b4, ऐसा अपन स्टेप लिखते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के समय। तो लास्ट पॉइंट होता है b4, 4 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, तो यहां पे आंसर आएगा बी ऑप्शन, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने बी ऑप्शन, ये रहा हमारा ग्रीन टिक। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, तो बोर्ड कर लो क्लियर, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है टू ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब देखो यहां पे सर्कल और टेंजेंट की बात आ गई, तो आपने ट्राइंगल की वैरायटी भी देख ली, अब वही टेंजेंट की एक वैरायटी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सर्कल है, तो टू ड्रॉ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो एक दूसरे के इंक्लाइंड हैं, ये दो टेंजेंट हैं जो एक दूसरे के इंक्लाइंड हैं, ये है पॉइंट P जहां से दो टेंजेंट्स गए हैं, ठीक है, A एंड B पे वो मीट कर रहे हैं और एक दूसरे को इंक्लाइंड है 30 डिग्री पे, ये बोल रहा है, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ दोस टू रेडियाई, ठीक है, और ये दोनों टेंजेंट जहां सर्कल को टच कर रहे हैं, तो यहां पे रेडियस की जब मैं बात करूंगा तो यहां पे रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, एक क्वाड्रिलेटरल बन के आ रहा है, और ये वाला एंगल क्या होगा, ये इन्होंने पूछा होगा, टू रेडियाई ऑफ द सर्कल द एंगल बिटवीन देम, उन रेडियस के बीच का एंगल क्या होगा, इन दो रेडियस के बीच का एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट्स एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मान लो ये अगर x है तो हम कहेंगे 30 प्लस एक्स इज शुड इक्वल्स टू 180, और x की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 180 माइनस 30, तो मतलब हमारा आंसर आएगा 150। तो दो रेडियस के बीच का जो एंगल है वो 150 डिग्री होना चाहिए। यहां पे जो ऑप्शंस दिए हैं, इन ऑप्शंस में हमारा आंसर ए दिख रहा है 150, क्लियर है। तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ए ऑप्शन। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और आंसर चेक करते हैं, तो इसका आंसर ग्रीन टिक भी हमारा जो आ रहा है वो ए ऑप्शन पे ही आया। तो इस प्रकार से बहुत बढ़िया 20 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, छोटी सी वीडियो है, वीडियो के साथ बने रहो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इन अ पेयर ऑफ सेट स्क्वायर्स। अब सेट स्क्वायर्स क्या होते हैं, तो जब भी आपने बचपन में 8th क्लास में या 7th क्लास में ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा होगा तो आपने देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक इरेजर होता है, एक शार्पनर होता है, एक रूलर होता है, रूलर हम कहते हैं स्ट्रेट स्केल को प्लास्टिक का, ठीक है, उसमें एक कंपास होता है, एक डिवाइडर होता है, और उसके अंदर दो और एक्स्ट्रा स्केल होते हैं जो आपने बचपन में देखे होंगे इस तरीके से, ठीक है, एक ऐसा होता है दिखने में, एक ऐसा कुछ होता है दिखने में, तो ये सेट स्क्वायर्स कहलाते हैं। और आप बचपन सोचते हैं इसका क्या काम है, तो 10th क्लास में आके पता चलता है कि ये सेट स्क्वायर्स होता क्या है। तो यहाँ पे सेट स्क्वायर्स की बात हो रही, ये है वो सेट स्क्वायर्स। तो वन इफ विथ एंगल्स आर, वन इफ विथ एंगल्स आर मतलब इसमें से दिए हुए एंगल्स बताइए इन सेट स्क्वायर्स में कौन कौन से एंगल आपको समझ आते हैं, मतलब आपको दिखते हैं। तो यहाँ पे जब आप सेट स्क्वायर देखेंगे तो आपको स्कूल में ये चीज बताई होगी कि ये जो एंगल्स के सेट स्क्वायर्स होते हैं इसमें एक सेट स्क्वायर होता है विथ 90 डिग्री, तो विथ 90 डिग्री होता है, और एक जो होता है वो 30 डिग्री के साथ होता है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे 90 इसमें नहीं है, 30 और 90 इन दोनों में है ही नहीं। 30, 30, 45, 30, 60, 90। तो एक छोटा सा दिमाग लगाते हैं, देखना 30 प्लस 30 होता है 60 और 60 प्लस 45 अगर मैं करूंगा तो किसी भी सेट स्क्वायर का जो अंदर के इंटरनल एंगल्स का सम होता है, देखो यहां पे सेट स्क्वायर की बात की मतलब ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के अंदर का एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आप लगाते हैं तो तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री आना चाहिए। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर 30 प्लस 30 होता है 60, 60 प्लस 45 होता है 105। तो ये ट्राइंगल तो वैसे ही गलत हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और ये इसकी बात करूं तो 30 प्लस 60 ये होता है 90 और 90 प्लस 90 होता है 180। तो मैं कहूंगा सेट स्क्वायर इस स्केल के साथ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ए। थोड़ी सी बुद्धि लगानी थी बस, और कुछ बात नहीं है, और थोड़ा सा याद रखना था कि सेट स्क्वायर में कौन कौन से एंगल दिखते हैं। ठीक है, यहां पे वैसे ही ज्यादा होता हुआ दिख रहा है, तो 75 प्लस 25 अगर आप करेंगे तो ये 180 डिग्री आ रहा है, बट 75, 25, 80 के सेट स्क्वायर्स में एंगल्स नहीं दिए होते। यहां पे आप देखेंगे तो ये होगा 70 और 10 80, 80 और 100 180, ये भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 65, 15 और 100 के साथ कोई भी सेट स्क्वायर नहीं दिया होता। सेट स्क्वायर में आपको याद रखना है कि एक 90 डिग्री का एंगल होता है, एक 30 डिग्री का एंगल होता है। एक सेट स्क्वायर होता है जिसमें 90 के साथ पेयर होता है, एक सेट स्क्वायर होता है जिसमें 30 के साथ पेयर होता है। तो यहाँ पे 30 और 30 वाले ये दो ऑप्शन दिख रहे थे, इस कारण 30 प्लस 30 करने पे, क्योंकि 60 प्लस 45 105 आ रहा था जो कि गलत था, इसलिए मैंने ए ऑप्शन को टिक किया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए होना चाहिए। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक करते हैं। तो यस, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए ऑप्शन ग्रीन टिक हमें दिख रहा है। तो इस प्रकार से बहुत प्यारे 21 क्वेश्चन कर लिए हैं। छोटी सी वीडियो में बार बार कह रहा हूं, वीडियो के साथ बने रहो, वैरायटी बहुत अच्छी अच्छी देखने को मिलेंगी। तो अपन एक काम करते हैं, इस वीडियो में सिर्फ 30 क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो 30 क्वेश्चंस, अब मतलब 9 क्वेश्चन, और इन 9 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 22 देखना क्या है आप लोगों के सामने। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल वी मस्ट नो एटलीस्ट कितने नंबर ऑफ पार्ट्स। तो अगर मुझे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, और नंबर ऑफ पार्ट्स की बात करूं तो 5 नंबर ऑफ पार्ट्स नहीं होते कभी भी एक ट्राइंगल में। ठीक है, 5 चीजों के बारे में, मतलब 5 उसके पार्ट्स, मतलब उसके पार्ट्स ही 3 होते हैं अगर आप देखें। और एक एंगल, अगर एक ट्राइंगल मुझे कंस्ट्रक्ट करना है तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ तो 2 बेस एंगल दिए हो और एक साइड दिए हो, तो मिनिमम 3 पार्ट्स आपको नोन होने चाहिए। 5 पार्ट्स तो आएगा ही नहीं आंसर, 1 पार्ट से कभी ट्राइंगल बन नहीं सकता। और 2 ना लिखते हुए मैं 3 पे मार्किंग करूंगा, क्योंकि ये चीज हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर मुझे कोई भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो एटलीस्ट उसकी 2 साइड्स एक एंगल पता हो, या उसमें 2 एंगल्स एक साइड पता हो। तो ये सब चीजें हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, मतलब 3 पार्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है 3 पार्ट्स। देख लेते हैं। तो यस, हमारा ग्रीन टिक भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 में 3 पे ही आया, मतलब बी ऑप्शन है हमारा आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक 22 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्या बोल रहे हैं? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। इसमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आप ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। अगर आप देखें लास्ट ऑप्शन से मैं पढ़ना चालू करता हूं। इफ 2 एंगल्स एंड साइड इंक्लूडेड बिटवीन देम इज गिवन। अगर मुझे कोई भी 2 एंगल और इन 2 एंगल के बीच की अगर साइड दी है, तो 2 एंगल और इसके बीच की अगर साइड दी है, तो 9th क्लास में हमने ये चीज की हुई है, ये कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है। इफ इट्स 3 साइड्स आर गिवन, अगर उसकी कोई भी 3 साइड्स गिवन है तो भी एक ट्राइंगल बनाना बहुत आसान हो जाता है। नॉट पॉसिबल बोला है, नॉट पॉसिबल। इफ 2 साइड्स एंड एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम इज गिवन, अगर कोई भी 2 साइड्स और उनके बीच में एंगल जो भी है, तो मतलब अगर कोई 2 साइड किसी ट्राइंगल की और उसके बीच का अगर एंगल दिया है, तो यस, मैं एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। पहला वाला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? इफ 2 साइड्स एंड एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम इज नॉट गिवन, नॉट गिवन एंड इज गिवन, ये 2 चीजें यहां पे दी हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा पहला स्टेटमेंट के थ्रू ट्राइंगल बनाना
नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ए है। चलिए चेक कर लेते हैं, तो ये क्या है, तो यस ग्रीन टिक भी हमारा ए ऑप्शन पे आया। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ए। क्लियर है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24? क्या है क्वेश्चन नंबर 24? ये कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। एक डिफरेंट वेराइटी, ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन कब पॉसिबल नहीं है। तीन चीजें आपको दी हुई हैं और आप देख रहे हो साइड्स इंक्लूडेड है, और ये चीज तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि भाई 8th या 9th क्लास में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि कोई भी ट्राइंगल अगर मुझे दिया है और उस ट्राइंगल के अगर 3 साइड्स मुझे नोन है ए बी सी, तो आपके सामने 3 कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? एक तो है कि ए बी प्लस ए सी शुड बी ग्रेटर देन AB plus AC should be greater than the third side. तो sum of two sides should be greater than the third side. एक ये वाली चीज आपको पता है, और एक आपको कंडीशन पता है कि AC plus BC should be greater than AB, और तीसरा कंडीशन तीनों सेट जस्टिफाई होने चाहिए, BC plus BA शुड बी ग्रेटर देन AC। अगर ये तीनों कंडीशन जस्टिफाई हो रही हैं तो इस तरह का ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना आसान है। ये क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। कब पॉसिबल नहीं है? तो आप देखेंगे यहां पे बोला है ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी, आप देखिएगा ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन ए सी, ये कह रहा है लेस देन ए सी, तो यहां पे कंस्ट्रक्शन होना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ये बी ऑप्शन में कह रहा है ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी, तो यहां पे भी ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल अगर ये दोनों कंडीशन है, तो मैं कहूंगा इसका आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। बोथ ए एंड बी, ये दोनों कंडीशन ऐसी हैं कि यहां पे ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल नहीं है। सम ऑफ टू साइड्स शुड ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड, ये कंडीशन तीनों की तीनों जस्टिफाई होती है। इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, इक्वल में और लेस देन में, दोनों में ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो ये चीजें आपने 9th क्लास में सीखी हुई हैं। मैं कहूंगा इसका आंसर है सी ऑप्शन। तो यस, हमारा जो ग्रीन टिक भी आया है ये भी सी ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। तो इस प्रकार से 24 क्वेश्चंस हो गए हैं, 6 क्वेश्चन और आप लोगों के सामने, तो वीडियो के साथ बने रहो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ द रूलर एंड कंपास इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल। तो एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग रूलर एंड कंपास। आप लोगों ने यहाँ पे चीजें पढ़ी हैं कि जब भी मेरे हाथ में रूलर और कंपास होता है तो मैं कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, बट कुछ फिक्स एंगल्स होते हैं, ठीक है, और कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जो कि रूलर और स्केल से, मतलब जो कि रूलर और कंपास से नहीं बन सकते। तो इनमें से वो कौन सा एंगल है? अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं 37.5, तो देखना हमने बचपन में पढ़ा है कि 60 डिग्री का एंगल बन सकता है, ठीक है। कैसे? एक सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करिए, तो सेमी सर्कल जब आप ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर सेमी सर्कल आप जिस भी रेडियस का ले रहे हैं इस पॉइंट पे रख के अगर वही आर्क कट करते हैं तो ये जो एंगल मिलता है ये 60 डिग्री मिलता है, ठीक है। तो 60 डिग्री का एंगल बनाना आसान है, तो 60 डिग्री का एंगल बन सकता है। फिर आप लोगों ने एंगल बाइसेक्टर सीखा है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या है? जब इसी डिस्टेंस का यूज करते हुए मैं यहां पे रख के एक आर्क करूं और यहां पे रख के वही सेम डिस्टेंस का एक आर्क काटूं, तो ये एंगल बाइसेक्टर है जो कि इस एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में बांट रहा है, मतलब 30 डिग्री एंड 30 डिग्री के अंदर। तो इसका मतलब मैं 60 डिग्री का एंगल बना सकता हूं, 30 का बना सकता हूं, 30 का हाफ 15 डिग्री बना सकता हूं, 15 डिग्री का हाफ मैं यहां पे 7.5 डिग्री बना सकता हूं, ठीक है। अब आप आ जाओ ऑप्शन के ऊपर, तो आप देखेंगे 37.5 डिग्री मतलब ये है 30 प्लस 7.5 डिग्री। तो ये दोनों एंगल बनाने आसान है भाई, 30 डिग्री एंगल भी बन सकता है और 7.5 डिग्री भी बन सकता है। तो मैं कहूंगा ए वाला एंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक है। इन्होंने पूछा है नॉट पॉसिबल, जो कि नहीं हो पाए। अगर मैं 67.5 देखूं तो इस केस में भी ये है 60 प्लस 7.5 डिग्री, तो ये एंगल भी बन सकता है।
तो मैं कहूंगा ए और डी दोनों एंगल बन सकते हैं। अब बात आती है बी और सी, तो मेरा आंसर बी और सी में से है। अब आप अगर सी ऑप्शन देखो तो सी ऑप्शन में आप देखेंगे कि जब मैं 60 डिग्री में से माइनस कर रहा हूं 22.5 डिग्री को, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 37.5 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं यहां पे 60 डिग्री का एंगल बनाऊं 60 डिग्री का, और मैं 37.5 डिग्री का अगर एंगल बनाऊं, तो दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो मुझे 22.5 दे देगा। तो इसका मतलब अगर मैं 60 और 37.5 का कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं, तो मैं 22.5 का भी कंस्ट्रक्शन इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से इजीली कर सकता हूं। तो इसका मतलब सी वाला एंगल भी बन सकता है। क्या नहीं बन सकता? 40 डिग्री बनाना दिक्कत है, 30 डिग्री आप बना सकते हो, 10 डिग्री और कहां से बनाओगे? तो डिफरेंस बनाना दिक्कत है। यहां आप 60 डिग्री बना दोगे, 60 से -20 नहीं बना पाओगे, 20 डिग्री बना नहीं पाओगे, 15 डिग्री बना लोगे। तो यूजिंग रूलर एंड कंपास बोला था, तो मैं कहूंगा इसका आंसर बी होना चाहिए। मतलब 40 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करना रूलर और कंपास से पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी ऑप्शन है क्या, चेक कर लेते हैं। तो यस, हमारा ग्रीन टिक भी जो आया है ये बी ऑप्शन पे आया है। इस प्रकार से मैं कहूंगा 25 क्वेश्चन आप लोग यहां पे कर चुके हैं। 5 क्वेश्चन और, ये रहा 26 क्वेश्चन आपके सामने। क्या बोल रहा है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी गिवन दैट बीसी इज 3 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल मुझे कंस्ट्रक्ट करना है और इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, जिसमें आपके पास बीसी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एंगल सी जो है ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये कह रहा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी गिवन दैट बीसी इज 3 सेंटीमीटर, एंगल सी इज 60 डिग्री, इज पॉसिबल व्हेन डिफरेंस ऑफ एबी एंड एसी इज इक्वल टू। एबी और एसी का डिफरेंस, तो एबी और एसी का डिफरेंस कब आएगा? अब यहां पर आपको लगेगा द सम ऑफ टू साइड शुड ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तीनों कंडीशन आप लिख लो। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ये है आपको ये तीनों कंडीशन पता है कि ए बी प्लस ए सी, ये वाली साइड का सम करेंगे तो ये हमेशा ग्रेटर आना चाहिए थर्ड साइड से। या अगर मैं ए सी प्लस बी सी करूं तो ये हमेशा बड़ा होना चाहिए ए बी से। या फिर आपको ये भी पता है कि अगर मैं बी सी प्लस ए बी करूं तो ये हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए ए सी से। ये तीनों कंडीशन अगर आप समझ पा रहे हैं, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है, द सम ऑफ टू साइड्स शुड ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब मुझसे ए बी और ए सी का डिफरेंस पूछा है, तो ए बी और ए सी का डिफरेंस मुझे कहां पे मिल रहा है? देखना, ए बी और ए सी का डिफरेंस यहां से मुझे नहीं मिल सकता, ठीक है। ए बी और ए सी का डिफरेंस मुझे यहां से मिल सकता है, किससे? इस वाली इक्वेशन से। कैसे मिल सकता है इस चीज को समझना। देखो बी सी इसी साइड रहेगा, BC इसी साइड रहेगा, ये प्लस AB जब इधर चला जाएगा तो ये वाला साइन ऐसे का ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा AC माइनस AB। और मुझसे AB और AC का डिफरेंस पूछा है, तो AB और AC का डिफरेंस हमेशा कम होना चाहिए BC से, BC से कम होना चाहिए। ये इक्वेशन बन के आ रही है। अगर इस कंडीशन को मैं इस क्वेश्चन पे डाल दूं, मतलब मुझे BC की वैल्यू दी है, क्या दी है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 शुड ऑलवेज ग्रेटर देन AC माइनस AB। इन दोनों के डिफरेंस में से माइनस जब मैं करूंगा तो जो भी आंसर आए वो हमेशा 3 से छोटा आना चाहिए, ठीक है, 3 से छोटा आना चाहिए। तो 3 से छोटा यहां पर मुझे 2.8 दिख रहा है, ठीक है, बाकी सब 3 दिख रहा है, 3.1 दिख रहा है, 3.2 दिख रहा है, जो कि ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। अगर मुझे ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना है इज पॉसिबल, तो AC माइनस AB दोनों का डिफरेंस 3 से कम होना चाहिए। और क्योंकि 2.8 मुझे यहां पे दिख रहा है, तो मैं कहूंगा 2.8 सेंटीमीटर यहां पे
वो वैल्यू मुझे दिखा रही है, इसलिए हमारा आंसर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर डी होगा। क्लियर है? तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं क्या डी ऑप्शन है। तो यस, हमारा आंसर यहां पर डी आ गया। तो इस प्रकार से 26 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्या बोल रहा है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ABC गिवन दैट BC इज 6 सेंटीमीटर, एंगल B इज 45 डिग्री, इज नॉट पॉसिबल व्हेन द डिफरेंस ऑफ AB एंड AC इज इक्वल टू। पीछे क्या था? इज पॉसिबल, यहां पे क्या है? इज नॉट पॉसिबल। तो आपको ये सब शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा 10th क्लास में, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, देखने को, घुमाने के लिए टीचर एकदम दे सकती है। तो यहां पर ABC ट्राइंगल है, 3 स्टेटमेंट क्या बन रहे हैं? वो बन रहे हैं AB प्लस AC शुड बी ग्रेटर देन BC, फिर AC प्लस BC शुड ग्रेटर देन AB, और फिर उसके बाद BC प्लस AB शुड बी ग्रेटर देन AC। ये 3 कंडीशन हमें मिल रही हैं, ठीक है। और इन्होंने क्योंकि हमें BC की वैल्यू दी है, BC की वैल्यू दी है और एंगल B 45 डिग्री बोला है, तो 45 डिग्री वाला एंगल तो सिर्फ घुमाने के लिए दिया हुआ है। हमें ध्यान देना है BC 6 सेंटीमीटर, तो BC 6 सेंटीमीटर अगर मैं ये वाली कंडीशन देखूं तो यहां पर व्हेन द डिफरेंस ऑफ AB एंड AC इज इक्वल टू, तो मैं कहूंगा AB और AC का यहां पे मुझे डिफरेंस भी दिख रहा है। तो देखो ये वाली मैं इक्वेशन पकड़ रहा हूं, कौन सी? AC प्लस BC शुड बी ग्रेटर देन AB। तो यहां पर अगर मैं BC को ऐसे ही छोड़ दूं तो ये ग्रेटर देन का साइन, और AB माइनस AC, तो आप देखो दोनों का डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आ रहा है? AB माइनस AC का डिफरेंस दिख रहा है। तो व्हेन द डिफरेंस ऑफ AB एंड AC इज इक्वल टू, तो AB और AC का डिफरेंस BC से छोटा होना चाहिए, और BC क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स द डिफरेंस ऑफ AB एंड AC शुड बी लेस देन 6, शुड बी लेस देन 6। तो शुड बी लेस देन 6 में यहां पर मुझे 3 केस मिल रहे हैं जो कि लेस देन 6 है, और अकेला एक ऐसा केस दिख रहा है जो कि ग्रेटर देन 6 है, 6.9 है। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी लेस देन 6 आना चाहिए, 6 से कम। तो 6 से कम ये 3 केस हैं, पॉसिबल है ट्राइंगल बनाना, यहां पर नहीं है। तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जो है वो ए ऑप्शन आएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन, ग्रीन टिक चेक कर लेते हैं। तो यस, क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा ग्रीन टिक भी ए पे हमें दिख रहा है। तो इस प्रकार से 27 क्वेश्चन हो गए हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। इस तरह के ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। तो कंडीशंस देखो कितनी घुमा के दी हैं आप लोगों को। अगर मैं ध्यान से यहां पे देखूं तो एक ट्राइंगल, आप ये चीज एग्जाम में करके आना, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कोई मुश्किल नहीं है, और आप लोगों को तीनों कंडीशन पता है। वो तीनों कंडीशन लिख के जब सॉल्व करोगे आराम से हो जाएगा। AB प्लस AC, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, ठीक है। तो AB प्लस AC हो गया, फिर AC प्लस BC हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन AB, और तीसरी कंडीशन में BC प्लस AB होगा। तो BC प्लस AB शुड बी ग्रेटर देन AC। अब देखो यहां पे अगर मैं कंडीशन जैसी इसको बनाने की कोशिश करूं तो AC बाहर निकला हुआ है, ठीक है, AC बाहर निकला हुआ, अकेला कौन है? AC है। तो अकेला AC इस साइड पे यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है। तो इन दोनों कंडीशन को अगर मैं देखूं तो इन दोनों कंडीशन से, पहली कंडीशन से मैं बोल सकता हूं AC इज ग्रेटर देन BC माइनस AB। ये वाला AB इधर चला जाएगा। और इस वाली कंडीशन को देखूं तो यहां पे अगर AC निकालता हूं तो AC शुड बी ग्रेटर देन AB माइनस BC। ये दो कंडीशन बन के आ रही हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन से मैंने ये दो कंडीशन लिखी हैं, ट्राइंगल पॉसिबल है। लेकिन जब मैं यहां पर देखूंगा तो ये बोल रहा है AC शुड बी ग्रेटर देन AB माइनस BC। तो AB माइनस BC की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो यहां पे एक इक्वेशन दी है AB माइनस BC, AB माइनस BC इज इक्वल्स टू AC। तो यहां पे तो ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। बी ऑप्शन पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, तो बी ऑप्शन पे नॉट पॉसिबल।
डी ऑप्शन पे देखना ए बी माइनस बी सी, तो ए बी माइनस बी सी, ए बी आगे है बी सी पीछे है, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इस केस में ए सी की वैल्यू छोटी आएगी। बट यहां पर ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी शुड बी लेस देन ए सी, शुड बी लेस देन ए सी, यहां पर ग्रेटर देन बी सी है, तो यहां पे लेस देन ए सी है। देखो ये क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल कहां नहीं है, यहां पे पॉसिबल है। ये वाली कंडीशन इसकी जैसी पूरी मिलती हुई जुलती है, ठीक है। अगर मैं देखूं तो यहां पे ए बी माइनस बी सी लिखा है, तो ए बी माइनस बी सी इज लेस देन, सॉरी ए सी इज ग्रेटर देन ए बी माइनस बी सी, तो ए बी माइनस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, इज ग्रेटर देन ए सी हमें बोला है, इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी माइनस बी सी, तो ए बी माइनस बी सी इज लेस देन ए सी, ये भी कंडीशन हमें यहां पर दिख रही है। तो यहां पर सिर्फ आंसर क्या हमारा बी है। एक बार हम दोबारा करके देखते हैं, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई है हमसे। देखिएगा यहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, अगर ये ट्राइंगल है और इसका नाम अगर ए बी सी है, तो हम बोलेंगे ए बी प्लस बी ए सी, ए बी प्लस ए सी शुड बी ग्रेटर देन सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। फिर एक बनती है यहां पर ए सी, ए सी, ए बी ए सी हो गया, अब ए सी बी सी हो जाएगा, तो ए सी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन ए बी, और एक इक्वेशन यहां पे बनती है बी सी प्लस ए बी शुड बी ग्रेटर देन ए सी। अब क्योंकि यहां पे हमें ए सी निकला हुआ अलग दिख रहा है, तो ये वाली इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन ए सी थर्ड साइड, तो सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन ए सी। लेकिन यहां पर आपको तीन साइड, आपको दो साइड का नेगेटिव पार्ट दिया है, इस कारण मैं इस इक्वेशन को अभी कंसिडर नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये वाली अगर कंडीशन देखूं तो ए सी, ये वाली कंडीशन पे क्या बन रही है, तो ए सी की वैल्यू बन रही है ए सी ग्रेटर देन ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, तो ए सी शुड बी ग्रेटर देन, ए सी शुड बी ग्रेटर देन ए बी माइनस बी सी, तो ये कंडीशन पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए सी, यहां पे नहीं बन रहा, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन तो गलत है, तो इज नॉट पॉसिबल, वो बी ऑप्शन पे नॉट पॉसिबल है, ठीक है। और क्या आ रहा है हमारा, तो आप देखेंगे कि यहां पे डी ऑप्शन, तो यहां पे सिर्फ मेरा आंसर क्या होना चाहिए, बी आंसर होना चाहिए। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक करते हैं, तो यहां पे आंसर सी आ रहा है, ए बी माइनस बी सी इज लेस देन ए सी बोला है इन्होंने, इज लेस देन ए सी। क्या ये भी कंडीशन है, तो ये हम चेक करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स में ये चीजें थोड़ा सा फंसा भी सकती हैं, तो ए बी सी तीन ट्राइंगल हैं। अगर मैं ए बी माइनस बी सी देखूं तो ए बी प्लस बी सी वाला क्या आ रहा है, ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन ए सी, ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन ए सी। और एक कंडीशन हमारी ए सी के साथ में और क्या बन रही थी, तो ये बन रही थी ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन ए बी, तो यहाँ पर ए सी, इस वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ ए सी शुड बी ग्रेटर देन ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, तो ए बी माइनस बी सी इज लेस देन ए सी, यस। तो यहां पे मैं कहूंगा सिर्फ बी कंडीशन, इसका आंसर सिर्फ बी होगा। यहां पे ए और डी दोनों जस्टिफाई कर रही हैं चीजों को, दोनों ट्राइंगल बनना पॉसिबल है। ये जो ग्रीन टिक आया ये गलत आया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर एक्चुअली बी होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर मैं कह रहा हूं यहाँ पे बी है। यहाँ पे ये भी कंडीशन जस्टिफाई कर रही है, ये भी कंडीशन जस्टिफाई कर रही है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो 29 क्या बोल रहा है, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री वी हैव टू बाइसेक्ट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री को अगर आप बाइसेक्ट करेंगे तो आपको
15 डिग्री का एंगल मिलेगा। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में करना, तो ये बाइसेक्ट करेंगे तो 15 डिग्री मिलेगा। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आप लोगों के सामने, देखो आंसर बी पे ग्रीन टिक आया। क्वेश्चन नंबर 30 ले आते हैं, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोल रहा है? टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल एबीसी। अगर मुझे एक ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको पता है एक BX बनाना पड़ता है। यहाँ पे ये C बन गया और ये जो है ये यहाँ पर X है, तो BX यहाँ पर आता है, ठीक है। तो टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल ABC विथ इट्स साइड्स 8:5। साइड क्या दी है? 8:5, मतलब स्केल फैक्टर हमें दिया 8/5। तो बड़ा जो फिगर दिया है 8, मैं उतने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स यहां पर करूंगा। ये चीज क्लियर है ना? ये रहा आपका B1, ये रहा B2, ये रहा B3, ये B4, B5, B6, B7 एंड B8। और हम क्या करते हैं इसके बाद? B8 को C से मीट करा देते हैं, तो ये हमने मीट करा दिया। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है? टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल ABC विद इट्स साइड्स 8/5 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, फर्स्ट ड्रॉ अ रे BX सच दैट एंगल CBX इज एन एक्यूट एंगल एंड X lies on the opposite side. X lies on the opposite side of A with respect to BC. The minimum number of points to be located at the equal distance on ray BX is 8. यहां पर 8 पॉइंट्स आने चाहिए, तो ये 8 पॉइंट्स यहां पर मैंने बना दिए। मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बी ऑप्शन है। बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ये बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से मैं कहूंगा कि कंस्ट्रक्शन चैप्टर से 30 MCQ आप लोगों ने देखे, 30 MCQs आप लोगों के सामने थे, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, क्या वैरायटी आ सकती है, वो हमने कंप्लीट चीज यहां पे समझ ली है। अब थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूं वेबसाइट के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड सारी चीजें दे रहा है। मतलब अगर आप क्लास 10th में हैं, आपको अगर वन शॉट रिवीजन देखना है तो वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है, MCQs देखना है MCQs अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, इजिली घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, कंप्यूटर्स हो, AI का सब्जेक्ट हो, या कुछ भी सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट हो, PCM का कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको कंप्लीट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ जाना है गूगल राजा के पास, टाइप करना है magnetbrains.com या मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही आपके सामने हमारी वेबसाइट इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के नीचे यहाँ पे CBSE इंग्लिश मीडियम जब आप क्लिक करते हैं तो क्लास 10th के नीचे आप जैसे ही क्लास 10th देखेंगे, यहाँ आपको अगर NTSC की वीडियोस देखनी है, ओलंपियाड की वीडियोस देखनी है, या कोई भी बोर्ड देखना है, हिंदी मीडियम बोर्ड भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, तो आपको जोन सी चीज देखनी है वो इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। आपको CBSE इंग्लिश मीडियम क्लास 10th की वीडियोस देखनी है, आप क्लास 10th पे क्लिक करो और क्लास 10th के नीचे आपको मिलेगा टर्म 2 एग्जाम की तैयारी का ऑप्शन। तो टर्म 2 सब कुछ कंप्लीट है, कंप्लीट वन शॉट रिवीजन सारा कोर्स, इसके साथ में MCQ सब कंप्लीट है क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो टर्म 2 2021-22 आपके सामने इस प्रकार से टाइल्स दिखेंगी। आपको जोन सी क्लास, जैसे 10th क्लास का टर्म 2 देखना है तो क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट टर्म 2 वॉच नाउ पे क्लिक करो। जैसे ही आप वॉच नाउ करते हो तो आपके सामने मैथ, साइंस, सोशल, AI, हिंदी, संस्कृत सबके ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएंगे। वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। आपको अगर मैथ्स का वीडियो देखना है तो आप मैथ्स पे क्लिक करिए, आपको यहाँ पर कंप्लीट मेरी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी, MCQs मिलेंगे, वन शॉट रिवीजन मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। साथ में ही वेबसाइट पे आपको ऊपर ये भी दिखेगा कि कौन सा लाइव सेशन चल रहा है, तो डेली कुछ ना कुछ लाइव भी चल रहा है। क्लास 10th आप लोग आके हम लोगों के सब्सक्रिप्शन चेक करते रहा करिए। मतलब अगर आप चैनल से सब्सक्राइब्ड हैं तो आपके पास खुद ही मैसेज आ जाएगा कि कब आपके टीचर्स लाइव आ रही हैं। तो लाइव भी हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, साथ में कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपसे किसी तरह का सब्सक्रिप्शन फीस नहीं डिमांड कर रहा। ऐसा नहीं है कि 1-2 वीडियोस दिखाई और तीसरी वीडियो से किसी तरह की डिमांड, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी वेबसाइट पे। तो और घर बैठे बैठे तैयारी भी कर सकते हो। इसी के साथ में 24 घंटे आप हमारे ऐप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जो 24 आवर्स, वो भी ऐप हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आप यूट्यूब पे हिंदी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी
करके टाइप करेंगे तो आपके सामने हिंदी में वीडियोस आ जाएंगी। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी वेबसाइट भी अवेलेबल है, सिर्फ गूगल राजा से पूछना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, तो हिंदी जब आप टाइप करते हैं तो इस तरीके से पूरा हिंदी का आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपके अगर कोई ऐसे पहचान में स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से, तो उन तक भी मैसेज को शेयर करिए। अब बहुत आसान हो गया घर बैठे बैठे तैयारी करना, वो भी मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। पूरी इंफॉर्मेशन को शेयर करते रहो, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, ये पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहिए, लिंक बन के आएगी। इस लिंक को सोशल मीडिया पे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और साथ ही में वीडियो को लाइक करना मत भूलें, क्योंकि यही हमें मोटिवेट करता है। मतलब टीचर्स का मोटिवेशनल आपके थ्रू एक क्लिक, बस दैट्स ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें आप लोगों के लिए वेट कर रही हैं, आप तक जल्दी आए, पहले आए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए एमसीक्यू टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय एंड टेक केयर।